हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान का समाजशास्त्र, कार्ल मानहीम का ज्ञान का समाजशास्त्र। ज्ञान का समाजशास्त्र की नवीनतम शाखाओं में से एक है। कार्ल मानहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र की नींव अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में रखी थी। कार्ल मानहीम की एक पुस्तक आई थी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। 1929 में यह पुस्तक आई थी। इसी पुस्तक में कार्ल मानहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र की नींव रखी। G.W. रेमिंग ने अपनी पुस्तक टूवर्ड्स द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में लिखा कि ज्ञान के समाजशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1924-25 के वर्षों में मैक्स सेलर ने किया था और उसके बाद कार्ल मानहीम ने इसकी प्रकृति और उत्पत्ति की व्यवस्थित व्याख्या करने का प्रयास किया। वैसे ऑस्ट्रियन दार्शनिक विल्हम यरूशलम ने 1909 में ही बोध का समाजशास्त्र इसकी चर्चा कर चुका था। और बोध का समाजशास्त्र भाषा शास्त्रीय दृष्टि से ज्ञान के समाजशास्त्र का पर्यायवाची है। ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए अलेक्जेंडर ने सोशियोलॉजी ऑफ थिंकिंग नाम का प्रयोग किया। ज्ञान का समाजशास्त्र ज्ञान की सामाजिक उत्पत्ति की व्याख्या है। कुर्ट एच वुल्फ ने ज्ञान के समाजशास्त्र को समाज और ज्ञान के संबंध का अध्ययन माना है। बोगार्डस की एक पुस्तक आई थी, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट। बोगार्डस की पुस्तक आई थी, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट। तो बोगार्डस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट में लिखता है कि ज्ञान का समाजशास्त्र उन रीतियों का अध्ययन है जिनमें सामाजिक कारक मानसिक कारक को प्रभावित करते हैं। कार्ल मानहीम ज्ञान के समाजशास्त्र को सिद्धांत और अनुसंधान पद्धति दोनों मानते हैं। कार्ल मानहीम ज्ञान के समाजशास्त्र को सिद्धांत और अनुसंधान पद्धति दोनों मानते हुए ज्ञान के समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि ज्ञान का समाजशास्त्र की नवीनतम शाखाओं में से एक है। सिद्धांत के रूप में यह ज्ञान तथा अस्तित्व के बीच संबंध के विश्लेषण का प्रयास करता है और ऐतिहासिक समाजशास्त्री अनुसंधान के रूप में यह मानव जाति के बौद्धिक विकास में इस संबंध के स्वरूपों का अध्ययन का प्रयास करता है। तो अगर कार्ल मानहीम की ज्ञान के समाजशास्त्र की इस परिभाषा को अगर हम देखें तो तीन विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, ज्ञान का समाजशास्त्र की एक नवीनतम शाखा है। दूसरा, एक सिद्धांत के रूप में इसका प्रयास होता है ज्ञान और सामाजिक अस्तित्व के संबंध का स्पष्टीकरण करना। और तीसरा, एक उपागम के रूप में इसका प्रयास होता है कि मानव जाति के बौद्धिक विकास के इतिहास में ज्ञान के सामाजिक अस्तित्व के संबंध के विविध स्वरूपों का पता लगाना। अब इसके बाद है ज्ञान के समाजशास्त्र की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है, यह ज्ञान की बहिरंग व्याख्या है। पहली विशेषता क्या है कि यह ज्ञान की एक बहिरंग व्याख्या है।
बहिरंग व्याख्या। पहला हो गया आपका कि यह ज्ञान की बहिरंग व्याख्या है। इसको कालमानहीम दो भागों में बांटते हैं। पहला अंतरंग व्याख्या और दूसरा वो कहते हैं बहिरंग व्याख्या। अंतरंग व्याख्या क्या है? कालमानहीम अंतरंग व्याख्या के अंतर्गत ज्ञान की प्रकृति, उसकी संरचना, उसके उद्देश्य का विश्लेषण करते हैं। यह कालमानहीम कहते हैं कि ज्ञान के समाजशास्त्र के अंतरंग व्याख्या के अंतर्गत ज्ञान की प्रकृति, उसकी संरचना और उसके उद्देश्य का विश्लेषण किया जाता है। ज्ञान के इस तरह की जो व्याख्या है वह ज्ञान शास्त्र के नाम से दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पहले से ही विद्यमान है। और दूसरा वो कहते हैं बहिरंग व्याख्या। बहिरंग व्याख्या के अंतर्गत किसी बाहरी कारक के संबंध में ज्ञान की व्याख्या की जाती है और ज्ञान की इसी बहिरंग व्याख्या की सीमा में ज्ञान का समाजशास्त्र आता है। ज्ञान का समाजशास्त्र सामाजिक कारकों के संबंध में ज्ञान की व्याख्या करता है, अन्य किसी कारक के संबंध में नहीं। और दूसरा कालमानहीम कहते हैं कि जो विशेषता है ज्ञान के सामाजिक उत्पत्ति की व्याख्या, ज्ञान के सामाजिक उत्पत्ति की व्याख्या। पहला था ज्ञान की बहिरंग व्याख्या है और दूसरा है ज्ञान के सामाजिक उत्पत्ति की व्याख्या। ज्ञान के बहिरंग व्याख्या के अंतर्गत ज्ञान का समाजशास्त्र केवल सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में ज्ञान की व्याख्या करता है। कालमानहीम की ज्ञान के समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसमें स्वीकार किया गया है कि एक सिद्धांत के रूप में ज्ञान का समाजशास्त्र सामाजिक अस्तित्व और ज्ञान के संबंध का विश्लेषण करता है। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत उत्पाद संबंधों को चेतना या ज्ञान का निर्धारक माना था। मार्क्स लिखता है कि चेतना प्रारंभ से ही एक सामाजिक उत्पाद है और इसी रूप में यह तब तक रहेगी जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा। इमाइल दुर्खीम को अगर हम देखें तो इमाइल दुर्खीम भी ज्ञान के प्रत्ययों को सामाजिक परिस्थितियों का उत्पाद मानते हैं। प्राचीनतम ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों का अध्ययन करते हुए दुर्खीम ने यह बताया है कि आदिम लोगों के एकत्रीकरण की स्थितियों में ज्ञान की पहली किरण धार्मिक विचारों के रूप में पैदा हुई थी और स्वयं कालमानहीम ने ज्ञान के अस्तित्वात्मक निर्धारण में विश्वास करते हैं या विश्वास किया है। मानहीम कहते हैं कि ज्ञान का स्वरूप, उसके उद्देश्य, उसकी विषय वस्तु इत्यादि सब कुछ सामाजिक दशाओं का परिणाम है। और तीसरी विशेषता है ज्ञान का समाजशास्त्र ज्ञान और अस्तित्व के संबंध के प्रति विश्व दृष्टि अपनाता है। ज्ञान का समाजशास्त्र सामाजिक दशाओं के साथ ज्ञान के संबंध का विश्लेषण करते समय विश्व दृष्टि अपनाता है। एक तो इस अर्थ में कि परिस्थितियों के संदर्भ में ज्ञान के हर पक्ष का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा इस अर्थ में कि संपूर्ण ज्ञान को स्वयं अपने विचार को भी सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखने का प्रयास किया जाता है। और इसी विशेषता के आधार पर कालमानहीम कहते हैं कि ज्ञान के समाजशास्त्र को वैचारिकी के सिद्धांत के अंतर्गत केवल प्रतिरोधी के विचार को ध्यान में रखा जाता है
जबकि ज्ञान के समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रतिरोधी के विचार को ही नहीं अपितु सबके विचारों को, यहां तक कि अपने विचार को भी सामाजिक दशाओं का उत्पाद माना जाता है। तो ये था ज्ञान का समाजशास्त्र। ज्ञान का समाजशास्त्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। 3 विशेषताएं कार्ल मानहीम ने बताई, ज्ञान की बहिरंग व्याख्या, और दूसरा ज्ञान के सामाजिक उत्पत्ति की व्याख्या, और तीसरा ज्ञान का समाजशास्त्र ज्ञान और अस्तित्व के संबंध के प्रति विश्व दृष्टि अपनाता है। इसके बाद है थियरी ऑफ आइडियोलॉजी। विचार किसे कहते हैं, विचारों का सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।